Good morning students. Today we are going to start chapter 3 atoms and molecules. बहुत दिनों के बाद मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया है। ये चैप्टर 3 जो है 6 to 7 लेक्चर्स में हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एग्ज़ाम हाफ ईयरली से पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। रोज़ मैं कोशिश करूँगी हर ऑल्टरनेट डेज़ में आपके लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर से अब मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, क्योंकि बिना एटम्स और मॉलिक्यूल्स के तो केमिस्ट्री का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। तो यहाँ से अब हम मेन पढ़ेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स के सिंबल्स क्या होते हैं, और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आप रेगुलर रहिए, डेली वीडियोस देखिए और अपने नोट्स बनाइए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो तो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए और इंडियन साइंटिस्ट भी हैं, ग्रीक फिलोसोफर भी हैं। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करते रहते थे कि भाई ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है ना। तो हमारे इंडिया में एक बहुत ही फिलोसोफर थे, महर्षि कन्नड़। ठीक है, जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने बोला कि जो मैटर है ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या बोला, उसका नाम क्या है, परमाणु। उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर होते हैं ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और उस पार्टिकल का नाम उसने बोला, उसका नाम क्या है, परमाणु है। क्या बोल दिया उसको, परमाणु। पर इंडिया में तो ये सब चल ही रहा था, फॉरेन में भी जो लोग थे वो काफ़ी ईगर थे ये जानने के लिए कि क्या होता है मैटर के अंदर। तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। ठीक है, उन्होंने बोला कि उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली कि जो मैटर है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, और जो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इट इज़ इनडिविजिबल। ठीक है, इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप डिवाइड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इट इज़ इनडिविजिबल, इसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, और उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, एटम। ठीक है, ये ग्रीक फिलोसोफर हैं, उन्होंने ये नाम दिया, डेमोक्रिटस ने इसका नाम क्या दिया, एटम। इस पार्टिकल का नाम दिया एटम। तो हमारे जो इंडियन जो फिलोसोफर थे उन्होंने बोला कि भाई मैटर जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको परमाणु कहते हैं। पर एक ग्रीक फिलोसोफर है डेमोक्रिटस, उन्होंने बोला कि मैटर जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इस पार्टिकल को आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसने उसका नाम दिया एटम। एटम का मतलब ही होता है इनडिविजिबल। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में मैटर के बारे में जानने की कोशिश चल ही रही थी। तब 18th सेंचुरी तक क्या हुआ, लोग एलिमेंट्स के बारे में जानने लग गए, कंपाउंड्स के बारे में जानने लगे, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। लाइक सोडियम इज़ एन एलिमेंट, जबकि क्लोरीन इज़ एन एलिमेंट। पर जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड के बारे में सबको पता चल गया था 18th सेंचुरी तक। तो साइंटिस्ट का ये जानने की कोशिश कर रहे थे भाई कि जो एटम्स हैं, सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है, ये कैसे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये वो लोग जानना चाहते थे कि भाई किस तरीके से एटम्स कंबाइन होते हैं। तो इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहा था। तभी एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी एल लवोजियर। ठीक है, एंटोनी एल लवोजियर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी। अभी तक तो उसको फिलॉसफी और इस टाइप के लोग ही बता रहे थे कि मैटर क्या होता है ये सब, पर केमिकल साइंस की जो फाउंडेशन है वो रखी एंटोनी एल लवोजियर, जिसको आज हम केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट लॉ दिए। ठीक है, एंटोनी एल लवोजियर ने 2 इम्पॉर्टेंट लॉ दिए विच इज़ बेस्ड ऑन दी केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसको। तो वैसे तो बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन हैं, बहुत सारे लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। जब आप 11th में केमिस्ट्री लेंगे, जब आप 11th में साइंस लेते हैं, मैथ्स या बायो लेंगे, तो आप उसमें केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और उस केमिस्ट्री में बहुत सारे आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी आपकी 9th क्लास में हम सिर्फ 2 ही हैं जो हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, 11th में जाके हम 5 to 6 टाइप के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, बट फिलहाल 9th क्लास में 2 ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये दोनों समझ में आ गए तो फिर 11th क्लास आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है,
9th जो है ना, इट इज़ फाउंडेशन फॉर योर क्लास 11th। अगर 9th का साइंस आपको अच्छे से समझ में आता है तो फिर 11th में आपको मैथ्स या बायो में कोई परेशानी नहीं होगी। बट आपको अगर 9th के साइंस को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर 11th आपके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दिस इज़ दी फाउंडेशन। जो आप फिज़िक्स में ही पढ़ रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल लॉ और क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, 3 लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, v=u+at, इसको रट डालिए। यही सब जो है 11th में काम आने वाले हैं, 11th में फिर पढ़ेंगे ये सब। तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो 11th की बातें तो और उससे ऊपर है, अभी तो कुछ नहीं है ये सब चीज़ें। 11th में तो इससे कहीं ज़्यादा पढ़ना है आपको। तो अभी से इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है, ठीक है। चलो देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दिस वीडियो विल ओनली टॉक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो अभी आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन में समझते हैं कुछ चीज़ को बचाना, संरक्षण बोलते हैं जिसको हिंदी में। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ मास का कंजर्वेशन हो रहा है, मास को बचा रहे हैं हम। क्या मतलब हुआ इसका? दिस लॉ स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें ना ही मास क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो कंजर्व्ड रहता है। किसने दिया था ये लॉ? एंटोनी लैवोसियर ने दिया था इन 1774, ठीक है। सोचो कितने साल पहले दिया था, 1774 में उन्होंने ये लॉ दिया था कि मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ना उसमें मास क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, वो कंजर्व्ड रहती है। तो उसके लिए कई एक्सपेरिमेंट हुए होंगे इसको वेरीफाई करने के लिए, आपकी बुक में भी एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो उनको कैसे पता चला भाई कि मास जो है ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है? इसका क्या मतलब है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। चौक किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। तो उन्होंने क्या किया, आप भी कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। सपोज़ मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और उसको मैंने गर्म किया। इस तरीके से एक फ्लास्क है या टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने क्या लिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर लिया। अब मैं इसको हीट करूँगी, क्या करूँगी? इसको गर्म करूँगी, इस तरीके से हीट करूँगी, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर दे रही हूँ। क्लोज़ क्यों कर रही हूँ? कि यहाँ का जो भी प्रोडक्ट इसमें फॉर्म हो रहा है, इसको गर्म करने से कुछ गैस निकलेगी, वो गैस इससे एस्केप मत हो जाए, इसलिए मैंने इसको पूरी तरीके से क्लोज़ करके रखा है। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं CaCO3, उसको गर्म किया। गर्म करने से क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 समझते हैं ना, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर जो है उसको गर्म करती हूँ मैं, तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। सपोज़ मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको गर्म किया। गर्म करने से क्या हो गया? ये कैल्शियम कार्बोनेट का बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बन गई। अब उसके बाद जब मैंने इसका वेट मेजर किया इस टेस्ट ट्यूब का, तो भी कितना आया? 100 ग्राम ही आया, ठीक है। मतलब जितना मास मैंने लिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, उतने ही मास का मुझे फाइनल क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो मास ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉयड। 100 ग्राम लिया था, ठीक है, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, फाइनली मुझे मिला कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, जो टोटल मिला के कितना हुआ? 100 ग्राम। तो यहाँ पर ना ही 100 ग्राम था, 100 ग्राम का ही प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे, इसमें कुछ भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है ना, मास जो है डिस्ट्रॉय नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो 98 ग्राम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड CO2 दोनों का मास उतना ही हुआ। कुछ भी चीज़ जो है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ ना ही क्रिएट हुआ। तो यही बोलने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास तो ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही क्रिएट होती है। अब ये जो है एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। इस केमिकल रिएक्शन में इस जो एरो के इस तरफ है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट।
जो रिएक्टेंट होता है इट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट होता है इट रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन और कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन। और जो इधर होता है एरो के इस तरफ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। लिख लीजिए, नोट भी करते जाओ, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो रिएक्टेंट इधर, प्रोडक्ट इधर। आप जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट हमेशा एरो के इस तरफ आने चाहिए और प्रोडक्ट हमेशा उस तरफ आने चाहिए। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ क्या हो रहा है यहाँ पर, मास ना ही क्रिएट हो रही है ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है। रिएक्टेंट का जितना मास था प्रोडक्ट का भी ओवरऑल मास इतना ही है। ठीक है, ये है रिएक्टेंट, इधर है प्रोडक्ट। एरो के इस तरफ जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके न्यू सब्सटेंस बनाते हैं और जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर सपोज कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं कॉपी में, कैल्शियम कार्बोनेट, सपोज आपकी कॉपी यहाँ पर एंड हो जाती है, इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। केमिकल रिएक्शन हमेशा एक लाइन में ऐसे आए, कोशिश करना। ठीक है, रिएक्टेंट साइड इस तरफ रहे, रिएक्टेंट पूरा लेफ्ट में रहे, प्रोडक्ट पूरा राइट में रहे, ये कोशिश करेंगे आप, है ना। CO2 को अगर आप सपोज आपकी कॉपी का पेज खत्म हो गया और आप CO2 इधर लिख दिए, सो दिस इज रॉन्ग। CO2 रिएक्टेंट है क्या, नहीं, CO2 क्या है, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कहाँ आना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। सो केमिकल रिएक्शन लिखते समय ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो प्रोडक्ट है वो एरो की इस तरफ ही होना चाहिए। एरो की इस तरफ अगर आपने प्रोडक्ट लिख दिया तो वो केमिकल रिएक्शन गलत हो गया है। ओके, सो केमिकल रिएक्शन लिखते समय ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट इस तरफ और रिएक्टेंट इस तरफ। ठीक, ये तो बात हो गई लिखने की, कॉपी में कैसे लिखना है। पर हम क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास तो नहीं क्रिएट होता है नहीं डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हमने देखा रिएक्टेंट क्या होता है, जो कंबाइन होते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, सो हमने देखा कि जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही मास क्या है, प्रोडक्ट का भी आया है। तो यहाँ से अब हम इस वाले एग्जाम्पल से हम एक नया डेफिनेशन लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। क्या है भाई वो नया डेफिनेशन, सो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि इससे और क्या मिला। सो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अदर वर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, सो इन अदर वर्ड्स law of chemical conservation of mass can be stated as total mass of reactant is equal to total mass ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से हमको क्या पता चलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास आपस में हमेशा इक्वल होंगे। जैसे अगर मैंने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया और मुझे मिला सपोज 44 ग्राम मिला CO2 और 56 ग्राम मिला कैल्शियम ऑक्साइड, तो देखो ये दोनों मिलके भी क्या हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट का मास है प्रोडक्ट का भी मास क्या है, उतना ही है। क्लियर हुआ। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा, जैसे मैंने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो जितने भी प्रोडक्ट मिलेंगे उन सब का मास को मैं सम करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, 100 ग्राम ही मिलेगा। तो जितना अमाउंट रिएक्टेंट का है उतना ही अमाउंट किसका है, प्रोडक्ट का भी है। सो इससे हमको क्या पता चलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
ये है इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है। ओके, सो मैं एक और केमिकल रिएक्शन लिख रही हूँ। केमिकल रिएक्शन लिखते समय याद रखेंगे कि रिएक्टेंट एक तरफ होने चाहिए और प्रोडक्ट एक तरफ। ओके, एक और एग्जाम्पल, ठीक। एक सब्सटेंस है बेरियम, क्या नाम है इसका? बेरियम, दिख रहा है सबको? बेरियम, BARIUM, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। आप जब बहुत बड़ा नाम होगा ना, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड। जैसे सोडियम क्लोराइड लिखूंगे तो मैं सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखूंगी, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट लिखते हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमारे रिएक्टेंट एक साइड में आ जाए और प्रोडक्ट एक साइड में। सो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विद सोडियम सल्फेट और क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट बना रहे हैं प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। कंपाउंड समझते हैं ना? सो ये एक कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड, दूसरा कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। हम दोनों को मिला दिया, ठीक है। जैसे इसका सेटअप भी आपकी बुक में दिया हुआ है। सेटअप एक फ्लास्क है, ठीक है। ये जो फ्लास्क है ये पूरी तरीके से क्लोज्ड है। इसमें मैंने डाल दिया है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। कि बेरियम क्लोराइड कुछ नहीं, एक पाउडर होता है, उसको पानी में घोल दो। अगर आप स्कूल आएंगे तो मैं दिखाऊंगी बेरियम क्लोराइड कैसे दिखता है। वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। उस बेरियम क्लोराइड के पाउडर को पानी में घोल के एक सॉल्यूशन बना लिया गया है। सो ये हो गया बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब हम क्या किए हैं, इसमें एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब डाले हैं और इस टेस्ट ट्यूब में हम डाले हैं सोडियम सल्फेट। सो इस फ्लास्क में हमने दो चीज़ ले लिया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। और इस सोडियम सल्फेट की टेस्ट ट्यूब को ना ऐसे एक थ्रेड से हमने इस तरीके से बांध दिया है और थ्रेड को यहाँ पर हमने डोरी पकड़ ली है, ठीक है। और उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से कॉर्क लगा दिया। कॉर्क समझते हैं ना? इस तरीके से एक पूरा वैक्यूम वैक्यूम जैसा वैक्यूम तो नहीं बोलना चाहिए, वो यहाँ से कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाने देगा कॉर्क, ठीक है। तो हमने उसको कॉर्क से पूरा अच्छी तरीके से बंद कर दिया कि यहाँ से अगर कोई गैस निकलती है तो वो बाहर मत जाए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस थ्रेड को छोड़ दिया। इस थ्रेड को जैसे ही छोड़ दिया हमने तो क्या हो जाएगा, ये टेस्ट ट्यूब इस तरीके से इसमें मिल जाएगा। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर आ जाएंगी और बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज़ मैंने बेरियम क्लोराइड लिया था 20.8 ग्राम और सोडियम सल्फेट लिया था 14.2 ग्राम। तो टोटल कितना हो गया, आप इसको कैलकुलेट करो। ये टोटल हो गया है हमारा 35 ग्राम। तो टोटल कितना अमाउंट था इसमें? बेरियम क्लोराइड जो था हमारा 20.8 ग्राम था, सोडियम सल्फेट 14.2 ग्राम था। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट मुझे मिला 23.3 ग्राम, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड मुझे मिला 11.7 ग्राम। जब ये रिएक्शन हुआ, इतना मैंने लिया था रिएक्टेंट का और इतना मुझे मिला प्रोडक्ट का। आप इन दोनों को भी ऐड करो, क्या होगा, 35 ग्राम हुआ। तो आप खुद देखिए, मास ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालोगे क्या क्या रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर? ये दोनों रिएक्टेंट है, मास ऑफ बेरियम क्लोराइड और मास ऑफ सोडियम सल्फेट। तो दोनों को ऐड कर दो तो हमको मिल जाएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, 35 ग्राम। अब हम निकालेंगे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट है। बेरियम सल्फेट का मास है 23.3 ग्राम और सोडियम क्लोराइड का 11.7।
सो लिख लो यहाँ पर 23.3 प्लस 11.7, आप इन दोनों को भी ऐड करो 35 ग्राम आता है ना। तो इस केमिकल रिएक्शन से, इस एग्जाम्पल से हमको क्या पता चलता है कि जो रिएक्टेंट का मास है टोटल वही प्रोडक्ट का मास है। मतलब यहाँ पर ना ही मास क्रिएट हुई है, एक्स्ट्रा मास हुए क्या कि अगर ये 35 ग्राम का था पर हमको 36 ग्राम प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा हुआ क्या? सो मास क्रिएट नहीं हुई। और क्या हो सकता था, ये 35 ग्राम है पर मुझे 34 ग्राम प्रोडक्ट मिला, मतलब मास क्या हो गया वहाँ, डिस्ट्रॉय हो गया। पर ऐसा भी नहीं हुआ, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास हुआ। ऐसा नहीं कि कुछ कम मिला या कुछ ज़्यादा मिला, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही हमको प्रोडक्ट का मास मिला। सो क्या मिला हमको, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, सो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ना ही क्रिएट हो रहा है, क्रिएट का मतलब समझते हैं, अगर ये 35 ग्राम है तो यहाँ मुझे 36 ग्राम मिल गया, मतलब यहाँ पर मास क्रिएट हो रहा है। यहाँ 35 ग्राम है पर मुझे यहाँ 33 ग्राम मिल गया, मतलब यहाँ मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही मास डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो क्रिएट होती है, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, भले हमको अलग अलग चीज़ें मिली, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड था जबकि यहाँ बेरियम सल्फेट मिला, या सोडियम सल्फेट था जबकि मुझे मिला सोडियम क्लोराइड, चीज़ें अलग अलग हो गई हैं। ठीक है, पर मास कंजर्व्ड है, मास ना ही क्रिएट हुई है ना ही डिस्ट्रॉय हुई है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो समझ में आया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक, सो आप अपनी बुक निकाल लीजिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको लिखना बोर्ड में पॉसिबल नहीं है, सो मैं पढ़ रही हूँ, आप भी अपनी बुक ले आइए। ठीक है, बुक में है इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.1.2 लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसी के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला जो जॉन डाल्टन की ये पिक्चर है, उसके नीचे ही ये क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आया? 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। सो कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं आपस में? सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी हो। ठीक, ओके। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का। ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। सो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट जो है एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको? सोडियम कार्बोनेट। ओके, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है तो हम उसको प्लस साइन के साथ दिखाएंगे, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एक सोडियम कार्बोनेट केमिकल सब्सटेंस है, वो रिएक्ट कर रहा है एथेनोइक एसिड के साथ। इतना समझ में है। अब सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम है। एथेनोइक एसिड कितना है? 6 ग्राम है। तो जितना भी डेटा गिवन था उससे हमको ये समझ में आ गया। अब आगे क्या बोलता है? द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं हम लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और सोडियम एथेनोएट मिल रहा है। ठीक है, क्या क्या मिला हम लोगों को? CO2 मिल रहा है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब H2O। आई होप आपको पता होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है। कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी एडमिशन के लिए, तो मैंने 10th के एडमिशन के लिए आई थी, मैंने उससे पूछा वाटर का क्या फॉर्मूला होता है। शी सेड CO2 इज़ द फॉर्मूला फॉर वाटर। ठीक है, क्या बोला उसने? CO2 है वाटर का फॉर्मूला। आई होप कि आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि H2O इज़ अ वाटर, है ना, और वो बोलती है CO2 वाटर है। तो आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें ना हो, आपको पता होना चाहिए वाटर मीन्स H2O एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ना। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी कि वाटर मतलब क्या होता है।
ओके, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं? द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइड। और क्या मिल रहा है इसके साथ में? सोडियम एथेनोइड। अच्छा, एक चीज़ और, सपोज आप ऐसे कर रहे हैं ना और आपकी कॉपी में इधर पेज ही नहीं है यहाँ पर, अब क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? तो इसको प्रोडक्ट साइड में ही लिखना, इस तरफ सोडियम एथेनोइड, ठीक है, इसको इसके नीचे ही लिखेंगे सोडियम एथेनोइड, इसको इसके जस्ट नीचे, ऐसे ही सोडियम यहाँ लिख दिया, एथेनोइड यहाँ लिख दिया, इसको इसके नीचे, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम है, सो इसका अगला है, इसका यहाँ सोडियम एथेनोइड है, ठीक है। तो इसको इधर मत लिख देना सोडियम एथेनोइड को, इसको इसके तरफ, एरो के इस तरफ ही लिखना, ताकि पता चले कि ये प्रोडक्ट है। ओके ओके, तो कितना है CO2, कितना है हमारा? CO2 मिला हमको 2.2 ग्राम मिला, वाटर कितना मिला बोला? 0.9 ग्राम, और सोडियम एथेनोइड कितना मिला? 8.2 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड, और क्या क्या मिलते हैं प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइड, ठीक। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो केमिकल रिएक्शन है, इट इज़ एग्रीड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब हमको क्या शो करना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर ऐसा है, सो दिस केमिकल रिएक्शन वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये जो है दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, ये क्या है? रिएक्टेंट हैं, और ये सब क्या है? दीज आर प्रोडक्ट। हमको वेरीफाई क्या करना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वेदर इट वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो चलो निकाल लेते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कितना है भाई रिएक्टेंट का मास टोटल? क्या क्या रिएक्टेंट है? सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड। इनका मास कैलकुलेट करो। (11.3 ग्राम। सो मास आ गया रिएक्टेंट का 11.3 ग्राम। अब हम क्या निकालेंगे? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या क्या चीज़ें हैं? ये तीन चीज़ें प्रोडक्ट में बनी हैं। क्या क्या है? CO2 है, वाटर है और सोडियम एथेनोएट है। आप इनको ऐड कीजिए। क्या होता है? 9 + 2 11 + 2 13, 3 और 8 11, 11.3 ग्राम। तो यहाँ से हमको क्या मिला? जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर आंसर आपको लिखना है कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। दैट्स वाई द गिवन डेटा वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ, हियर total mass of reactant is equals to total mass of product, है ना? यहाँ पर से दिख रहा है हमको mass of reactant और mass of product दोनों बराबर है, इसलिए therefore the given data verifies law of conservation of mass। आप इतना पूरा आंसर लिखेंगे तब आपका आंसर सही होगा। ठीक है, सो वी कैन से कि जो गिवन डेटा है, ये मतलब जो डेटा हमको गिवन है, ये सब गिवन डेटाज हैं। सो गिवन डेटाज जो हैं दे वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे पता चला? क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, बहुत इजी है, सच टफ नहीं है। एक दूसरा एक और क्वेश्चन है आपकी बुक में ही, उसको हम लोग कर लेते हैं। वो क्वेश्चन अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है,
कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर हो गया। व्हेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली, कितना ग्राम है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 10 ग्राम। देन 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, और कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है, 5.6 ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा ये हमको निकालना है। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज़ इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करती हूँ मैं इसको, ये नोट डाउन कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो या जैसा भी हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट जो कर रहे हैं आगे। सो फिर से क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए आपने क्या क्वेश्चन नोट कर लिया है ना। सो कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है। सो पहले तो एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने लिख लिया कैल्शियम कार्बोनेट। इसका डिकम्पोज हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, ऑन हीटिंग, इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दो कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। और क्या फॉर्म हो रहा है, क्वेश्चन में पढ़िए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इतना क्लियर हुआ पहला लाइन। फिर बोलते हैं 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड कम्प्लीटली। कितना ग्राम है हमारे पास, 10 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो चुका है, और हमको क्या मिला है, 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, 5.6 ग्राम है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमको क्या निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। कौन सा, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल यू यूज़ इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। तो हम कौन सा प्रॉब्लम, इसको कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, विल यूज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यही बोलता है, ठीक है। तो अब निकालो इसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो। मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या होता है, दिस इज रिएक्टेंट, ये जो है वो है रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, ये दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। सो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना गिवन है, 10 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 5.6 ग्राम तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड का। CO2 का तो हमको पता नहीं है, तो हम उसको लिख सकते हैं मास ऑफ CO2, लिख सकते हैं ना, हमको तो अब यही निकालना है, CO2 का मास ही निकालना है। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मास ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का 5.6 ग्राम गिवन है, पर ये हमको निकालना है तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या पता चलता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करेंगे हम, मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट लिखते हैं, इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 10, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है, यहाँ से देखो 5.6 प्लस मास ऑफ
CO2, ठीक है। अब देखो यहाँ से मास ऑफ CO2 निकल जाएगा, इसको आप ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5.6। सो मास ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5.6, तो जाएगा 4.4 ग्राम। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो भी बन जाएंगे। आपको रिएक्टेंट का मास दिया और प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का मास दिया, दूसरे का निकालना था, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने से हमारा आ गया आंसर मास ऑफ CO2 का। तो ये हो गया आंसर, ठीक, क्लियर हुआ। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहीं पर ख़त्म होता है। क्या सीखा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से? कि मास जो है इट इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही वो डिस्ट्रॉय होती है ना ही वो क्रिएट होती है। मतलब अगर मैंने 10 ग्राम रिएक्टेंट का लिया है तो प्रोडक्ट जो टोटल ओवरऑल मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो भी 10 ग्राम का ही मिलेगा, उससे ना कम मिलेगा ना उससे ज़्यादा मिलेगा। कम मिलेगा मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, ज़्यादा मिल गया मतलब क्रिएट हो गया, पर ऐसा नहीं होगा। जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास मुझे प्रोडक्ट का भी मिलेगा, ना कम ना ज़्यादा। ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो और भी इंटरेस्टिंग है इससे ज़्यादा, और हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके। इस वीडियो में कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।